तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मेरी आवाज़ क्लियर है? कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है? ओके। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर सोशल वर्क में, एक मिनट थोड़ा सा देखिए, अभी भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, 7 बजे से पहले सभी लोग ज्वाइन किया करें। तो सोशल वर्क की क्लास में थ्योरीज इन सोशल वर्क के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। और आप भलीभांति तरीके से परिचित हैं कि कल मैंने आपको जो है थ्योरीज में जीन पियाजे एक ऐसे विद्वान हैं, इनके बारे में मैंने आप लोगों से बातचीत किया था, जीन पियाजे के बारे में। और आज मैं एक थ्योरीज पर और बात करने वाला हूँ, और वो है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और आप लोग कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठिएगा सभी लोग, ठीक है ना? कॉपी पेन ज़रूर साथ में लेके बैठिएगा। और मैं बात कर रहा हूँ मनो लैंगिक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। आवाज़ अगर नहीं जाएगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और ये साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरीज है, ध्यान रखेंगे। और ये थ्योरी किस विद्वान ने दिया है बताना चाहेंगे आप? जी, यहाँ बिल्कुल जो यहाँ नाम आ रहा है वो आता है नाम सिगमंड सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का नाम आता है, और इनकी एक किताब है, और इस किताब को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। किताब का नाम है इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम ऑफ ड्रीम। इस किताब का नाम आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पेपर में अभी तक तो नहीं आया है, परंतु कोई भरोसा नहीं है, पूछा भी जा सकता है। जी जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, सिगमंड फ्राइड। ये किताब सिगमंड फ्राइड की रही, काफ़ी चर्चित में रही है ये बुक है ना। सन 1899 में आया था, सन 1899 में ये किताब जो है सिगमंड फ्राइड की आई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड के, मैं 2-4 और किताबों के बारे में जिक्र कर देता हूँ। द ईगो एंड द इड, और ये किताब सन 1923 में आई। ये दूसरी एक इम्पोर्टेंट किताब रही। और तीसरी एक किताब इनकी रही सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट। और ये किताब सन 1930 में लाई गई थी सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ये किताब अगर हम बात करें तो सन 1930 में लाई गई थी। एक किताब आई ग्रुप साइकोलॉजी, और ये किताब सन 1921 में सिगमंड फ्राइड के द्वारा लाई गई। सन 1921 में सिगमंड फ्राइड के द्वारा ये किताब जो है लाई गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब रही थी, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। किताबें तो सिगमंड फ्राइड की बहुत सारी हैं, परंतु मैंने इम्पोर्टेंट किताबों पर जिक्र किया है आप लोगों से, ये अवश्य आप लोग नाम रखें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी जो किताब है वो द ड्रीम करके है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम वाली जो किताब है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है किताब। तो ये बुक का नाम था। वहीं अगर हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड में, देखिए मैं आप लोगों को सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ आप लोगों को नोट्स भी बनाते चलना है, ताकि आप एग्ज़ाम के दौरान में ऐसे ऐसी चीज़ों को आप आसानी से लर्न कर सकें और याद कर सकें। आपने एक नाम सुना होगा लिबिडो, आपने नाम सुना है लिबिडो?
पता है एक बार? लिबिडो, लिबिडो का जो तात्पर्य है यहाँ, काम शक्ति को ही लिबिडो कहा जाता है। काम शक्ति को या काम शक्तियों को आप क्या कह सकते हो? लिबिडो कहते हैं। ये आपका एक इम्पोर्टेंट तथ्य रहेगा। और इस लिबिडो में जिसमें सुख की प्राप्ति होती है, लिबिडो में क्या होता है? सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और प्रेम, स्नेह जैसे शब्द और काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति को सिगमंड फ्रायड ने, प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति को सिगमंड फ्रायड ने नाम दिया था लिबिडो। क्या नाम दिया था? लिबिडो नाम दिया था। ये आप ध्यान रखेंगे, सिगमंड फ्रायड ने ये नाम दिया है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो हाँ बिल्कुल, काम, प्रेम, स्नेह और इसी को सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो नाम दिया है। ओके ओके, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लिबिडो जो है एक प्रकार से यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये क्या है? स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ध्यान रखेंगे, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है, यदि इस प्रवृत्ति को दमन करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। तो व्यक्ति क्या हो जाता है यहाँ पर? कुसमायोजित हो जाता है। रीज़न आपको पता होना चाहिए कि दमन करने की कोशिश की जा रही है। क्या दमन करने की कोशिश किया जा रहा हो तब वहाँ पर व्यक्ति क्या करता है? कुसमायोजित व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है व्यक्ति। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है, आप सबके लिए पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये लिबिडो के बारे में था। आगे बात करते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, स्वमोह। क्या शब्द आता है? स्वमोह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वमोह को अगर हम बात करें शुद्ध हिंदी में यूजीसी नेट कहता है नार्सिज्म, है ना? क्या उसको बोलता है? पेपर में जो सवाल भी देता है नार्सिज्म करके, पेपर में सवाल भी ये प्रस्तुत करता है आपके सामने। ठीक है, तो इस नार्सिज्म का जो तात्पर्य है बेसिकली, ये शैशवावस्था में देखने को मिलता ज़्यादातर। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में मिलता है। बालक अपने रूप पर मोहित होता है। शैशवावस्था में बालक क्या होता है? अपने रूप पर मोहित होता है, रूप पर मोहित होता है, तो उसको नार्सिज्म कहते हैं। एक शब्द ये आता है। स्वयं से अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है, स्वयं से कोई व्यक्ति अगर स्नेह करता है अपने से, तो वो भी शब्द क्या कहलाता है? नार्सिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? नार्सिज्म कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इस आत्मा प्रेम की भावना को फ्रायड ने, ध्यान रखेंगे, फ्रायड का एक स्टेटमेंट यहाँ पर आ रहा है, फ्रायड का, वो ज़रूर आप याद रखें। फ्रायड का स्टेटमेंट है ये, ठीक है, फ्रायड का स्टेटमेंट है। और वो स्टेटमेंट ये है कि आत्मा प्रेम की भावना, आत्मा प्रेम की भावना, प्रेम की भावना, ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने क्या नाम दिया? स्वमोह। क्या नाम दिया था? स्वमोह का नाम दिया था। यह आपको ध्यान रखना है। और किशोरावस्था में ये अधिक पाया जाता है। आत्मा प्रेम की भावना किस अवस्था में अधिक पाया जाता है? ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यह जो है बेसिकली किशोरावस्था में पाया जाता है, किशोरा अवस्था में देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये था दो मैंने शब्दों के बारे में जिक्र किया, लिबिडो प्लस में स्वमोह के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्रायड की दो मूल प्रवृत्तियां हैं। आपने पेपर में सवाल भी देखा होगा। फ्रायड ने दो प्रकार के मूल प्रवृत्ति पर बात किया है। क्या आप लोग जानते हैं?
अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। मूल प्रवृत्ति के जनक किसे कहा जाता है? तो जी, मूल प्रवृत्ति के जनक नहीं, मूल प्रवृत्ति के जनक जो है मैकडूगल है। क्या नाम उनका है? मैकडूगल है, डूगल जी। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, मूल प्रवृत्ति के जनक मैकडूगल हैं, और कुल टोटल इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में बात किया है। 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में जिक्र किया है। ये भी आप चाहें तो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ये जनक के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग सिगमंड फ्रायड के बारे में, 2 मूल प्रवृत्तियों के बारे में, तो इन 2 मूल प्रवृत्तियों को आप ध्यान से सुन लीजिए। एक का नाम है जीवन की मूल प्रवृत्ति, जीवन की मूल प्रवृत्ति, और इसी जीवन की मूल प्रवृत्ति को एक और नाम से सिगमंड फ्रायड ने पुकारा, यौन प्रेम, यौन प्रेम। ठीक है, अब ये बेसिकली जीवन जीने के लिए, साधन जुटाने के लिए अभिप्रेरित करती है ये मूल प्रवृत्ति, यौन प्रेम मूल प्रवृत्ति। काम शक्ति में सभी जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित शक्तियों को शामिल करता है, जिसमें काम वासना, भूख, प्यास, रोना इत्यादि चीज़ों को शामिल किया गया है। तो इसमें अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाए तो मैं आप सबसे कहूँ, भूख नोट करें, प्यास, रोना, काम वासना, ठीक है, इत्यादि जो है इसके अंतर्गत शामिल की गई है। इन्हीं को एक और तथ्य के रूप में नोट करिएगा आप सभी लोग। इसी मूल प्रवृत्ति को एक फ्राइड, एक विद्वान है प्राइड, इनका कहना है कि यह इरोस है। क्या है ये? इरोस है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप शायद यौन प्रेम या जीवन की मूल प्रवृत्ति या प्राइड के द्वारा कहा गया इरोस समझ गए होंगे कि जीवन जीने के लिए, साधन जुटाने के लिए अभिप्रेरित करती है यह मूल प्रवृत्ति, और सभी जीवन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित ये शक्तियों को शामिल करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे दूसरी मूल प्रवृत्ति के बारे में। दूसरी मूल प्रवृत्ति इनकी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, इसे हम क्या बोलते हैं? मुमूर्षा। क्या बोलते हैं इसको? मुमूर्षा कहते हैं। क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुमूर्षा बोलते हैं। इसका अगर हम संबंध की बात करते हैं सिगमंड फ्रायड के द्वारा, तो इसका संबंध जो है किससे है? विध्वंस से है, अथवा आप ये कह सकते हो विनाश से, यानी आक्रामक व्यवहार भी हम बोल सकते हैं, है ना? आक्रामक व्यवहार भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसको। तो जीवन का उद्देश्य मृत्यु है, इसमें ये बताया गया है, और मृत्यु प्राप्त करने की अचेतन भावना मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। तो मृत्यु प्राप्त करने की अचेतन भावना होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक शब्द आता है अचेतन भावना, तो रिलेट कराता है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, याद रखिएगा, मुमूर्षा उसको कहते हैं, ठीक है, अचेतन भावना को। और यहीं पर अगर हम बात करें, फ्रायड ने एक शब्द प्रयोग किया, उसका नाम दिया था थेनाटोस। क्या आप लोगों को ये पता है, एक बार पेपर में सवाल भी आया था, आक्रामक व्यवहार को कौन सी मूल प्रवृत्ति रिप्रेजेंट करती है? क्या याद है आप लोगों को?
वो ऑप्शन में थेनाटोस लिखा हुआ था और थेनाटोस ही करेक्ट गया था। तो यहाँ एक बार कंफर्म करिए कि फ्रायड की जो दो मूल प्रवृत्तियाँ थी, एक था यौन प्रेम और एक था मुमूर्षा, ये आपको समझ में आ गया है? तो एक बार स्पष्ट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और भी चीज़ों पर बातचीत करूँगा। चल, यहाँ अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हमारे सामने सिगमंड फ्रायड की 5 विकासात्मक अवस्थाएं हैं। 5 विकासात्मक अवस्था है। 5 विकासात्मक अवस्था कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, किसी को मालूम है क्या? ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ आपने सही बताया है। एक अवस्था आती है मुखावस्था, याद रखेंगे ये, क्योंकि क्रम में हमें लगाना होता है, इसलिए एक मुखावस्था होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो गुदावस्था होती है। तीसरा अगर मैं बात करूँ, ये क्रम में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरे अवस्था को लैंगिक भी या लिंग प्रधाना अवस्था भी कहते हैं। और चौथा जो स्टेज होता है, अच्छा इसके भी कई पार्ट हैं, अभी मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा उसके बारे में भी। चौथा जो है अव्यक्ता अवस्था होती है। अव्यक्तता अवस्था होती है, अव्यक्ता अवस्था होती है। और एक आपका पांचवा जो होता है वो जनेंद्रिया अवस्था होती है। जनेंद्रिया अवस्था होती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि इंग्लिश बहुत सरल है, आप इजीली इंग्लिश सर्टिफिकेशन या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए एक बार इंग्लिश में। हाँ बिल्कुल, पहले वाले को ओरल स्टेज कहते हैं, दूसरे वाले को हम लोग एनल स्टेज बोलते हैं, तीसरे वाले को हम लोग जो है फैलिक स्टेज के नाम से जानते हैं, फैलिक स्टेज से, ठीक है। और चौथे वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लेटेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं, लेटेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं। और जो पांचवा स्टेज होता है वो किस नाम से जानते हैं? जेनिटल स्टेज के नाम से जानते हैं। ये 5 स्टेजेस हैं, इंग्लिश में भी आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप इनको क्रम लगाने के लिए इनका वर्ष आप सबको पता होना चाहिए। ये जन्म से लेकर अगर 1 वर्ष की बात करेगा तो आप मुखावस्था का नाम देंगे, और 1 से लेकर 2 वर्ष की बात करेगा तो वो बेसिकली आपका गोदावस्था आएगा। जब 2 से लेकर 5 वर्ष की बात होगी तो वो फैलिक स्टेज, जिसको हम लोग लिंग प्रधानता अवस्था का नाम देते हैं, वो देखने को मिलेगा। और जो अव्यक्ता अवस्था होती है, जिसको लेटेंसी स्टेज कहते हैं, इसकी आयु 6 से 12 वर्ष देखने को मिलेगी। और जो जनेंद्रिया अवस्था होती है वह बेसिकली 12 वर्ष के बाद होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये स्टेजेस हैं जो वर्ष के साथ हमें देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके मैं हर एक स्टेज के बारे में आप लोगों से थोड़ा थोड़ा सा जिक्र भी करूँगा, कि हो सकता है इसके अंदर भी आप लोगों से पूछा जाए। तो नोट करना है, नोट कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये ज़रूर पेपर में आएगा और ये कई बार आ चुका है। मैं जब पेपर करवाऊंगा तो आप लोगों से पूछता हूँ क्रम बताने के लिए, ठीक है। तो याद रखें कि यहाँ मैं साइड में नाम भी लिख देता हूँ। ये नाम है फ्रायड के द्वारा स्टेजेस। चौथी स्टेज से 6 से 12 है, अव्यक्ता अवस्था कहते हैं इसको, इसे लेटेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं। अब देखिए हर एक स्टेज के बारे में, पहले मैं एक स्टेज के बारे में बात करता हूँ। और जो पहला स्टेज है वो आपका है मुखावस्था। आप ध्यान से सुनिएगा, इस मुखावस्था की जो आयु है वो जन्म से लेकर 1 वर्ष है, 1 वर्ष दिया गया है। अब इसी अवस्था को बेसिकली 2 रीजन यानी दो भागों में डिवाइड भी किया गया है। इस अवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है।
अब एक स्टेज का एक नाम अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, इसी के अंतर्गत एक पार्ट है, उसे बोला गया है मुखवर्ती। पहले अभी मैं आपको बात करता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक है मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व, निष्क्रिय व्यक्तित्व। और जो दूसरा है उसे हम बोलते हैं अनुवर्ती। क्या बोलते हैं? अनुवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व। ये दो जो है इसके पार्ट हैं, इसके दो पार्ट इसमें हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र मुख होता है। अगर इस अवस्था की मैं बात करूं, कामुकता का क्षेत्र क्या है? कामुकता का जो क्षेत्र है वो मुख है। ध्यान दीजिएगा, इस स्टेज में बच्चा मुख से की जाने वाली सभी क्रियाएं जैसे चूसना, काटना इत्यादि क्रियाविधि जो भी करता है वो मुख के द्वारा करता है और उससे उसे सुख प्राप्त होता है। तो इसी के अंतर्गत दो जो पार्ट हैं, मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व और अनुवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व, इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी पेपर में आता होगा OPP इसको कहते हैं, और इसको बोलते हैं OAP बोलते हैं। इसका मतलब है ओरल पैसिव पर्सनालिटी, और दूसरा जो है एक है ओरल अग्रेसिव, ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी। ये आपका दूसरा पार्ट है। तो जो अनुमुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व वाले हैं बच्चे, वो आशावादिता, विश्वास और दूसरों पर अत्यधिक निर्भर वाले शील गुण पाए जाते हैं। अगर आपसे ये पेपर में आए, पूछा भी जाए, तो आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं कि आशावादिता, आशावादिता, विश्वास, ठीक है, और दूसरों पर अत्यधिक निर्भर, दूसरों पर अत्यधिक निर्भर, ये चीज़ें देखने को मिलती है इस वाले में। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं अनुवर्ती वाले में, तो अत्यधिक प्रभुत्व, शोषण, परपीड़न, तो मैं आपसे कहूँगा कि शोषण और परपीड़न, परपीड़न का शील गुण यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे धूम्रपान की आदत को मुखा अवस्था में लिबिडो का अल्प संतुष्टि माना गया था। याद रखिए, अगर धूम्रपान की आदत है तो ये मुखावस्था का व्यक्ति है, और ऐसे में वो व्यक्ति लिबिडो की क्रिया संचालित कर रहा है, ये बात का। और लिबिडो आप जानते भी हैं, है ना, लिबिडो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया भी है कि काम शक्तियों को लिबिडो कहा जाता है, उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ को आप जो है ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो एक बार जरा मुझे स्पष्टीकरण कर दीजिए कि ये जो पहली अवस्था है, इसमें आप लोग सभी लोग समझ गए हैं क्या? पहली अवस्था, यदि आप ये चीज़ें समझ गए हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे दूसरी अवस्था के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सिगमंड फ्रायड की दूसरी स्टेज, सिगमंड फ्रायड की दूसरी जो स्टेज है वो एनल स्टेज है। जी जी, क्या कह रहे हैं सर? हाँ, ओ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है सर। इसको जो है OPP को ओरल पैसिव पर्सनालिटी कहते हैं, है ना। आपको देखो मैंने ये ऊपर लिखा भी है, अच्छा लिखा नहीं, मैंने फुल फॉर्म के लिए बताया है। ओरल अगर हम बात करें तो पैसिव पर्सनालिटी कहते हैं, और ओरल अग्रेसिव पर्सनालिटी OAP को रिप्रेजेंट करता है ना। ठीक है, एक बार बता दीजिए, कंफर्म कर दीजिए।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एनल स्टेज, जिसकी आयु 1 से लेकर 2 वर्ष है ना, ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं इनको मैं आप लोगों को बता दूं। काम गुदा का क्षेत्र, अब जो है बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर मुखा के स्थान पर गुदा शब्द यूज होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि काम मुदा का क्षेत्र अब मुख के स्थान पर गुदा होता है, ठीक है। यह आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। बच्चे मलमूत्र त्यागने और उन्हें रोकने का आनंद महसूस करते हैं बच्चे। यह आंतरिक मूल प्रवृत्ति का एक वातावरण की मांगों के मध्य होता है। यहाँ बेसिकली जो है टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह का जो है पार्ट हमें देखने को मिलता है गुदावस्था में, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि आप एक शब्द यहाँ पर केवल नोट करें और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। शौचालय प्रशिक्षण या शौच का प्रशिक्षण बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तथ्य है जो एनल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज बेसिकली आप लोगों का भी मैंने आपसे जिक्र भी किया है, और ये आपका जो है फैलिक स्टेज है ना, और ये 2 से लेकर 5 वर्ष के बीच में हमें देखने को मिलता है ना। अब इसमें आपको बहुत चीज़ें पढ़नी है और इससे इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखना है। यह स्टेज आईएमपी के रूप में मैं नोट कर रहा हूँ, आप ज़रूर इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये लिबिडो की संतुष्टि का क्षेत्र है। इसे आपका अगर हम बात करें तो लिबिडो की संतुष्टि के क्षेत्र जनेंद्रियाँ होती हैं, ये फेलिक स्टेज में बोला गया है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। लिबिडो की संतुष्टि है ना, लिबिडो की संतुष्टि का क्षेत्र जनेंद्रियाँ होती हैं, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप की ग्रंथि पाई जाती है, उन दोनों ग्रंथियों के नाम भी आपको लिखना है। एक ग्रंथि पाई जाती है लड़के में, है ना, और लड़के में जो ग्रंथि पाई जाती है वो बेसिकली मात्र मनोग्रंथि होती है। इसे अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसको ओडिपस कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ओडिपस कहा जाता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको, ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और ये ग्रंथि जो है लड़के में पाई जाती है। रीज़न ये है कि बच्चे जो है, लड़के जो है मात्र प्रेम, मात्र स्नेह के प्रति आकर्षित होते हैं, इसलिए बताया सिगमंड फ्रायड ने कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। याद रखिए एज का आप खास कर ध्यान रखिए, क्योंकि सिगमंड फ्रायड का जब भी सवाल बनता है तो यहाँ एज से ध्यान रखा जाता है ना। एज का भी आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे। एज जो है 2 से 5 देखने को मिल रही है ना। तो ऐसे स्टेज में अगर लड़के माता से अधिक स्नेह करता है तो उसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बताइए एक बार। ओके मैम, ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, वेरी गुड, बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं। अगर आप लोगों से ये सवाल बन जाए लड़कियों, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि पाई जाती है ना, पितृ मनोग्रंथि पाई जाती है, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है ये लड़कियों में पाई जाती है, और पितृ स्नेह के प्रति, पिता के प्रेम या स्नेह के प्रति जो है देखने को मिलता है। अगर लड़कियां अधिक प्रेम करती हैं पिता से अपने, तो उन लड़कियों में
इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, और लड़के अगर माता से अधिक प्रेम करते हैं तो उन लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और तथ्य याद रखेंगे आप लोग, इसे भूलना मत क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने ये दो चीज़ें बताई हैं। लड़का अचेतन रूप से अपनी माता के प्रति लैंगिक प्रेम की इच्छा रखता है, और ये बात आपको बता दूं, कहानियों में एक राजकुमार ने अपने पिता को मरवा दिया था माता के आकर्षण के कारण, या माता के प्रति आकर्षण के कारण। तो आप अगर पढ़ेंगे एसके मंगल की किताब ना, उसमें मिलता है। बेसिकली आपको बता दूं कि वनडे एग्जाम में सीटेट में यह प्रश्न आ भी चुका है कि कहानियों में देखने को मिला एक राजकुमार ने अपने पिता को मरवा दिया माता के आकर्षण के प्रति, तो उनमें कौन सी ग्रंथि थी। इस तरीके से पेपर में सवाल बनाए भी जा चुके हैं, तो आपको देखने को मिल भी सकता है ऐसा प्रश्न एग्जाम में। तो याद रखिए ये कहानियाँ कहाँ मिलती है, सिगमंड फ्रायड की मनोलैंगिक सिद्धांत में मिलता है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक लाइन में आप नोट कर लीजिए, जो है यूनानी कहानी, ये कहानी जो है यूनानी कहानी है, यूनानी कहानी। ठीक है, ये आप नोट कीजिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो बातें हैं दोनों लड़के और लड़कियों का, ये चीज़ आपको इस कहानी में देखने को मिला है। तुरंत आपको याद आ जाएगा कि ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया चीज़ है, वहाँ पर मिला है। तो यूनानी कहानी में एक राजकुमारी ने अपनी माता को मरवा दिया, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण अपने पिता के प्रति आकर्षित थी, है ना। तो इस वजह से दोनों में ये चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए खास। अस्पष्ट है सभी लोगों को तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए बात करते हैं अब चौथे स्टेज के बारे में। चौथा स्टेज क्या है? अव्यक्तता अवस्था है। अव्यक्ता अवस्था है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंसी स्टेज कहते हैं, और ये जो है 6 से 12 वर्ष की है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड की विकासात्मक अवस्था चौथे नंबर की है, ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चौथे नंबर का ये आपकी अवस्था आप लोग देख रहे हैं इस समय। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा अपने विचारों को आप लोग प्रकट भी करते रहिएगा, है ना। और इस अवस्था में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है, मैं आप लोगों से ये भी जिक्र करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे अवश्य इसमें। लिबिडो की संतुष्टि, किसकी? लिबिडो की संतुष्टि का केंद्र अदृश्य हो जाता है। केंद्र अदृश्य हो जाता है। अदृश्य का मतलब बेसिकली वो होता है जैसे कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है ना, वो अदृश्य हो जाना, है ना। और वह सामाजिक कार्यों की ओर आग्रसित हो जाता है। तब एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि अब यहाँ पर बच्चे के अंदर लिबिडो की जो संतुष्टि का जो केंद्र है वो समाप्त हो चुका है। अब यह आकर्षित हुआ है सामाजिक कार्यों में। कहाँ पर? सामाजिक कार्यों की ओर, सामाजिक कार्यों की ओर केंद्रित हुआ है, तो हम उम्र के बच्चों के साथ लैंगिक संतुष्टि का अनुभव करने लगता है। यहाँ पर पीयर ग्रुप यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, और लिबिडो का केंद्र मुख्यतः दोस्तों के साथ खेलना, संज्ञानात्मक और शारीरिक कौशलों में प्रवीण होना, यही अवस्था दर्शाती है अव्यक्ता अवस्था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। हाँ, अगर आपसे प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पर पूछे, दोस्तों के साथ खेलना, हम ग्रुप के साथ खेलना, संज्ञानात्मक शारीरिक कौशलों को डेवलप करना, विकास करना, ये कौन सी अवस्था सिगमंड फ्रायड में पाई गई है? तो आप कहिएगा अव्यक्ता अवस्था में पाई गई है। ठीक है, ये आप बोलना। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, पॉइंट नंबर 5।
कहेगा एक जनेंद्रिय अवस्था, जिसको अभी मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया है, जेनेटल स्टेज के नाम से दिया है, जो 12 वर्ष प्लस मैंने बताया था। ये अवस्था जो है बेसिकली निरंतर चलती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अवस्था कैसे है, निरंतर चलती रहती है ना। इस अवस्था में अगर हम बात करते हैं तो ये निरंतर चलती रहती है। प्रारंभिक 3 अवस्था के पूर्व जनेंद्रिय अवस्था होती है। प्रारंभ के 3 वर्ष, प्रारंभ के जो हैं 3 वर्ष को हम क्या नाम देते हैं, पूर्व जनेंद्रिय अवस्था कहते हैं या प्री जेनिटल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यदि सब ठीक से चलता है तो विषम लिंग आकर्षित होता है, विपरीत लिंग के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस होने लगता है इस स्टेज में। परंतु 3 वर्ष वाली जो अवस्था थी, पूर्व जनेंद्रिय अवस्था, उनमें कुछ कठिनाइयां भी रहती हैं। व्यक्ति की भांति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कठिनाई महसूस करने लगता है, तो यहाँ पे समस्याएं भी देखने को मिलती है। और इसी अवस्था में किशोर किशोरी में, लड़के और लड़कियों में, बॉयज़ प्लस गर्ल्स में, ठीक है, अनेक प्रकार के शारीरिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है और व्यक्तित्व के ऊर्जा को धीरे धीरे ये जो है विकास भी करने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे ये विकास भी करने लगता है। तो यहाँ पर ये 5 अवस्थाएं थी जो मैंने कीवर्ड्स के रूप में आपको मेन चीज़ों पर जिक्र किया है। ठीक है, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। इनमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है इस स्टेज में, अगर हम बात करें ट्रिक, एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ इनके, और वो ट्रिक ये है सिगमंड फ्रायड में कि जब आपसे पेपर में आए सवाल, एक शब्द आए फ्री एसोसिएशन और दूसरा शब्द आए आपके सामने ड्रीम, तो दोनों शब्द जो आते हैं वो सिगमंड फ्रायड के ही होते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। इनके अलावा किसी के ये शब्द नहीं है, फ्री और ड्रीम। जैसे फ्री एसोसिएशन से आप फ्री कोई भी चीज़ रिलेट कराएगा तो सिगमंड फ्रायड रहेगा, ड्रीम अगर कोई शब्द को रिलेट कराएगा तो वो भी सिगमंड फ्रायड का ही नाम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये एक ट्रिक मैंने दिया है आपको। आगे बात करते हैं, सिगमंड फ्रायड ने क्या चीज़, फ्री 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 फ्री, मुक्त, मुफ्त। आवाज मेरी स्पष्ट है, एक बार बता दीजिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक चीज़ और, व्यक्तित्व की संरचना आपने पढ़ा होगा, पेपर में इनसे भी सवाल आता है। किस सवाल में, व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व के संरचना। देखिए, सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक का जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में इन्होंने उसको समझाने के लिए मन के 3 स्तर बताए थे। क्या बताए थे, मन के 3 स्तर बताए थे। क्या पता है तीनों स्तर कौन कौन से हैं? ओके, वेरी गुड, समझ गए आप, वेरी गुड। एक आता है आपका चेतन, क्या आता है आपका, चेतन आता है, चेतन मन। देखिए, इसे कॉन्सेप्ट्स कहते हैं हम लोग। यह वर्तमान से रिलेट कराएगा, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखेंगे। किसको रिलेट कराता है ये, वर्तमान से रिलेट कराता है। चेतन मन किसको रिलेट कराता है, वर्तमान से रिलेट कराता है। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। सिगमंड फ्रायड ने चेतन मन का जो तात्पर्य बताया है वो वर्तमान समय में मस्तिष्क की संचित सूचनाओं से बताया है। जो चीज़ें हम अपने चेतन मन में संग्रहित कर लेते हैं और जो हमें याद होते हैं वो चेतन होते हैं। मैंने आपको बताया कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तब आप कहेंगे सिगमंड फ्रायड ने दिया। तो यहाँ जो प्रेजेंट आपका है, जो आपने सिगमंड फ्रायड का नाम बताया है, पता है यहाँ आपका चेतन क्या है, एक्टिव है। यही कारण है कि आपने बताया।
यही रीज़न है कि आपने इसको बताया। लेकिन सिगमंड फ्रायड के अनुसार एक थ्योरी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग यहाँ पर, है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों से। हमारा मन या मस्तिष्क पानी में डूबे हुए एक बर्फ़ की चट्टान की तरह है ना। पानी में आपने मेरे हिसाब मैं अगर आपसे बात करूं तो आपने किताब में अगर पढ़ा भी होगा तो देखा होगा, बर्फ़ की चट्टान एक बनाया भी होता है ना। और पानी में जो है डूबे हुए एक बर्फ़ की चट्टान की तरह है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से इन्होंने जो है बनाया है बर्फ़ की चट्टान, ठीक है, इस तरीके से। और इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से जो है इंडिकेट किया है, और इसके अंदर जो है जल का भराव इन्होंने यहाँ पर किया है, ये जल का भराव किया है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर का पार्ट है ये चेतन को रिलेट कराया है, अभी मैं समझाता हूँ आपको। और इधर जो रिलेट कराया है वो अचेतन को रिलेट कराया है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ आपको मैं बता दूँ, ये इस वाले पार्ट में आपका जो है यहाँ इस वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ, इस पार्ट में बेसिकली क्या है, ईगो और इद पाया जाता है। तो इसलिए इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें ईगो पाया जाता है और नीचे वाले पार्ट में इद पाया जाता है, ठीक है। और इस साइड में क्या पाया जाता है, सुपर ईगो पाया जाता है। इस पार्ट में सुपर ईगो पाया जाता है, ठीक है। 1/10 भाग, यानी ये 1/10 जो भाग है ये काम करता है चेतन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो चेतन है वो 1 के भाग में किस तरीके से भूमिका अपना निभा रहा है। तो मस्तिष्क जो है पानी में डूबे हुए एक बर्फ की चट्टान की तरह है, जिसका अधिकांश भाग, जिसका आप यहाँ पे देख रहे हैं, अधिकांश भाग पानी के अंदर होता है। करेक्ट, अधिकांश भाग क्या होता है, पानी के अंदर होता है। देखिए यहाँ तक पानी बना रखा है मैंने, है ना। तो कुछ भाग पानी के बाहर होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर जो चेतन है, कुछ भाग पानी के ऊपर है। स्क्रीन सभी लोग देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फ्रायड ने इसी बात को कहा है कि बर्फ का जो भाग पानी के ऊपर तैर रहा है, बर्फ का जो भाग पानी के ऊपर जो तैर रहा है, ये सिगमंड फ्रायड ने बोला कि हमारा चेतन मस्तिष्क जो है संपूर्ण मस्तिष्क का 1/10 यानी 1/10 भाग जो है काम करता है। तो इन्होंने एक बर्फ का टुकड़ा लेकर समझाने का प्रयास किया है कि हमारा चेतन कितना काम कर रहा है ना। तो पानी में एक बर्फ डाला और लगभग अधिकतर भाग पानी के अंदर डूबा हुआ। तो इन्होंने कहा कि जो डूबा हुआ भाग वो काम नहीं कर रहा है, और जो डूबा हुआ भाग नहीं है वो मस्तिष्क के चेतन मन का काम कर रहा है। तो थोड़ा सा चेतन मन काम करता है, बाकी तो काम ही नहीं करता है मस्तिष्क में, बाकी में तो आप चेतन है ना। यहाँ पर ये बात कही गई है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप थोड़ा समझिए, बर्फ का जो अधिकांश भाग है जो पानी में डूबा हुआ है वह हमारा अचेतन मन है। समझ रहे हो ना मेरी बात, वो हमारा क्या है, अचेतन मन है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग प्लीज़, है ना। जो संपूर्ण मस्तिष्क का 9/10 9/10 कर सकते हैं हम लोग, 9/10 यानी इसका मतलब है कि संपूर्ण भाग 9/10 होता है। और बर्फ का वह भाग जो पानी के अंदर और पानी के बाहर के बीच, वही मस्तिष्क का अर्धचेतन भाग है। जो मस्तिष्क के बीच की भाग की भूमिका निभा रहा है वो अर्धचेतन का भाग है, परंतु इसका कोई साइज नहीं है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है कि भाई ये बीच में ये साइज आ गया, ये अर्धचेतन, लेकिन हाँ अचेतन का साइज है, अर्धचेतन का साइज नहीं है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में नोट कर लीजिए कि अर्धचेतन भाग का कोई साइज नहीं है, अर्धचेतन भाग का कोई साइज नहीं है। और ये इसके एग्जाम्पल में बात की गई है, इसलिए मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, है ना। पेपर कुछ भी हो सकता है, आप लोगों से बनाया जा सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो अर्धचेतन क्या है, बेसिकली अर्धचेतन मस्तिष्क में सूचनाएं सभी चेतन की ओर ले जाता है। तो भाई आप बताइए, तो हम जाहिर सी बात है इसी अचेतन में ही समझेंगे, 9/10 वाले भाग में ही होगा, ऊपर थोड़ी ना आएगा, क्योंकि ये कोई भी सूचना अगर देगा तो अचेतन को ही देगा, चेतन को देगा ही नहीं। तो अचेतन की तरफ जाता है, तो उससे जो हमें याद नहीं आता है
है ना। लेकिन मस्तिष्क पर जब हम ज़्यादा बल देने लगते हैं तो वो चीज़ें हमें याद आ जाती है। तो जब हमें वो चीज़ें याद आ जाती हैं तो वो रीज़न अर्धचेतन ही है, वो रीज़न अर्धचेतन ही है। तब वो चीज़ें आई कहाँ पर, अचेतन की भाग में। तो अचेतन मन जो है सूचनाओं का समुंदर है, अचेतन मन सूचनाओं का समंदर है, जिससे हमारी दमित इच्छा और दुख या दफन है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो किसी के माध्यम द्वारा याद दिलाने पर याद आ सकता है या नहीं भी याद आ सकता है, ऐसी प्रक्रिया में अचेतन मन जो है सूचनाओं का समंदर कहलाता है, सूचनाओं का समंदर कहलाता है। तो ये चीज़ थी, यहाँ पर मैंने जो आपको जिक्र किया है आप लोगों से, थोड़ा सा इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, चेतन अचेतन अर्धचेतन के बारे में। लेकिन केवल इतनी बात यहाँ पर आप अवश्य ध्यान रखें कि वर्तमान से संबंधित आपका चेतन है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए। और थोड़ा सा नीचे लिखिए, अब अर्धचेतन क्या है, मैं इनके बारे में बता दूं, वरना पता चले आप लोगों को सब ऊपर से ऊपर चला जाए, है ना। अर्धचेतन, अर्धचेतन क्या है, देखिए, ऐसा मन, नोट कर दूं, बताइए, ऐसा मन जिसमें जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए, कभी ऐसा आप लोग साथ हुआ है, याद ना आए कोई भी चीज़, यहाँ पर अगर हम बात करें, याद ना आए कोई भी चीज़, कोई भी चीज़, ठीक है, पर जब मन पर ज़्यादा बल दिया जाए, जब ज़्यादा बल दिया जाए, यानी जोर, बल का मतलब जोर है, ठीक है ना, दिया जाए, तो यह का मतलब कोई भी चीज़ यह याद आ जाता है, वह क्या है, अर्धचेतन। क्लियर कर लीजिए, बताइए एक बार, अर्धचेतन भी स्पष्ट हो गया है तो बताइए। चलो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये पेपर में सवाल आए हुए हैं, है ना, और अगर मैं अभी इसे ऊपर ही बताते लेके चला जाऊं तो आपको आधा चीज़ समझ में आएगी, आधा चीज़ समझ में आएगी भी नहीं, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रुक के ठहर के समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप भूलें ना किसी चीज़ को, लंबे समय तक याद रहे आपको, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक पार्ट और आता है, और वो आता है आपका अचेतन मन, अचेतन मन। हाँ, अचेतन मन क्या है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो मन चेतना में नहीं होता है, चेतना में नहीं होता, यह दुखी, दमित, ध्यान से सुनिएगा, दमित करिए, दमित इच्छाओं का भंडार, होता है। क्या होता है, भंडार होता है। अब बताइए, अब आप लोग बताइए कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को पेपर में, है ना। क्या यहाँ पे यह स्पष्ट हो गया है तो बताइएगा, अगर नहीं स्पष्ट हुआ फिर से पूछिए, और सब जी। दमित, ओके, देखिए सर, दमित जो है एक प्रकार से दमन है, ये सिगमंड फ्राइड की जो है एक रक्षा युक्ति है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, किसी चीज़ का झूठा आडंबर या धोखे में डालने के लिए कोई दिखावटी प्रक्रिया, वह पार्ट एक प्रकार से दमन का भूमिका निभाता है। कोई चीज़ें जो है दमित है, कोई चीज़ें आपके मन के अंदर हैं, आपके अंदर कोई चीज़ें हैं, ठीक है, उस चीज़ को दमन शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा,
उस चीज़ को हम दमन का अर्थ देते हैं एक प्रकार से। तो रक्षा इतना है, कोई बलपूर्वक आप शांत कराने का काम कर रहे हैं तो भी दमन है। दमन रिप्रेशिंग कहलाता है, दमन एक प्रकार से रिप्रेशिंग कहलाता है। कठोर पूर्वक आप किसी से काम करना चाहते, विद्रोह करना चाहते हैं, है ना, किसी को बलपूर्वक दबाना चाहते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हम दमन चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम दमन बोलते हैं। दमन किसी चीज़ को घटित होने से रोकने की क्रिया होती है। जैसे आपकी हंसी को दबाना, जब आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको क्लास में एक मज़ेदार नोट जैसे चुटकुले वगैरह सुनाता है, तो उस समय अगर आप नहीं हंसते तो वहाँ पे रोकते तो आपने वो दमित कर लिया। दमन दुख को कुछ सोचने या महसूस करने से रोकने की क्रिया होती है। दमन आपके मन में आता होगा ना, मैं ये ना सोचूं, मैं कोई ये काम ना करूं, आप उसको इग्नोर करते होंगे कभी कभी, है ना, तो वो पार्ट क्या है, एक प्रकार के दमन की तरफ लेके जाने वाला पार्ट है ना, इस चीज को दमन कहते हैं। आगे बात करते हैं अचेतन मन को कोई एग्जांपल देखिए। अचेतन मन तो मैम जैसे जो मन चेतना में नहीं, कोई चीज़ है, अभी मैं आपसे कहता हूँ मैं अनभिज्ञ हूँ, भाई स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कौन, अनभिज्ञ किसी चीज़ से, कोई क्रिया विधि से आप अनभिज्ञ हो, जो चेतन में ही ना हो, जो आपके मन में मस्तिष्क में ही ना हो, वही तो अचेतन है। अभी भी नहीं समझ में आया? हम्म। वही तो अचेतन है। हम्म। अगर वो कोमा में, देखो कोमा में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग होते हैं कोमा में तो होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। परिस्थितियां बताती हैं मैम कि कौन सी कंडीशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है ना, दोनों चीज़ें उसमें शामिल होती है ना। अगर मान लीजिए वो होश में है, आपको बता दूं, कभी कभी जब कोमा में व्यक्ति चला जाता है तो वो होश में बोल वगैरह नहीं पाता है, जानता सब कुछ है वो, लेकिन वर्तमान स्थिति सब कुछ उसके पास है ना, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा, तो आप ये कह रहे हैं कि उसे हम चेतन मन का मान सकते हैं, तो वो पार्ट मान भी सकते हैं अगर वो बेहोशी कंडीशन में है तो। और अगर वो आपको बता सकता है, बातें कर सकता है, तो अचेतन मन का पार्ट होगा ही नहीं फिर, तब उसका दमित इच्छा है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं बता पा रहा, कोई चीज़ बता भी नहीं पा रहा, दुख सुख के बारे में बता ही नहीं पा रहा, कोई चीज़ें फीलिंग महसूस नहीं कर पा रहा है, तो दमित इच्छाएं जो है बेसिकली है, तो वो अचेतन मन का ही पार्ट है। तो परिस्थितियां बताएंगी, दोनों पार्ट इसका जो है बेसिकली हमें देखने को मिलता है। चेतन का विपरीत, जिसे चेतन वर्तमान में रिप्रेजेंट हो, जो चेतना से परे हो, अचेतना है, इसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सभी दमित इच्छा का कम शक्ति का भंडार माना गया है इसे। मनोरोगों को सामना करना पड़ता है इसमें, मनोरोग जो विशेषज्ञ होते हैं बेसिकली इसमें ज़्यादा उनको देखने को मिलता है प्रॉब्लम, मतलब एक प्रकार से प्रॉब्लम को सोल्यूशन, प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन निकालने में। क्या ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर? क्लियर है, बताइए। मैं इस टॉपिक को समाप्त करना चाहता हूँ आज, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं अपने पास, अभी और भी चीज़ें हैं, बताइए। थोड़ा सा बताइए भाई, क्योंकि मुझे ये क्लास समाप्त करनी है, इंपॉर्टेंट क्लास है ना। आगे बात करते हैं, और एक यहाँ पर जिक्र करेंगे। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि मन के आधार पर ही, उसी मन के आधार पर ही व्यक्तित्व के 3 भागों में बांटा गया। व्यक्तित्व के 3 भाग जो हैं, भाग बनाए गए, और वो 3 भाग क्या क्या हैं, मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप लोग जानते भी होंगे। इन्हीं 3 भागों को ही कहीं कहीं बोला जाता है संरचनात्मक मॉडल, तो कहीं कहीं बोला जाता है गत्यात्मक मॉडल। इसका क्या नाम है? संरचनात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल, या संरचनात्मक मॉडल। स्पष्ट? बताइए। अब इसी में आपको मैं बता दूं, एक ईद पाया जाता है, ईद, ईगो,
सुपर ईगो। ये सबको पता है कि मैं बता, पता है या मैं बता? ओके ओके, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। पहला पॉइंट आप ध्यान रखिए, ईद को। ईद बेसिकली जैविक तत्व है। पहली चीज, ईद जो है जैविक तत्व है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है। पंखा निकालो ना। ये क्या है? एक जैविक तत्व है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इस जैविक तत्व में जो देखने को मिलता है, इसीलिए कहा जाता है ईद जो है वो जन्मजात होता है। ईद क्या होता है? जन्मजात होता है, जन्मजात होता है ईद। और ईद सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी सिद्धांत पूछता है, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। और यह अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये अचेतन मन से जुड़ा हुआ है ये ईद। इसमें आपको बता दूं, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाया जाता है इसमें? काम प्रवृत्ति पाई जाती है इसमें। ठीक है। इसी में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें और एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ये इदम जो है पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इदम पार्श्विक, है ना, पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है ना। और ये ईद जो है ईगो को ना, अहम को, सॉरी, अहम के द्वारा ये नियंत्रित होता है। ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अहम के द्वारा नियंत्रित होता है। पता कैसे? भाई कोई चीज अगर मान लो, अगर कहीं कोई व्यक्ति है, कहीं जा रहा है, चोरी कर रहा है, अगर मान लो चोरी करने का विचार आया मन में, तो उसने सोचा कि अगर हम चोरी करेंगे तो इसका बुरा परिणाम होगा। तो इस पे जो है ये जो बुरा परिणाम सोचने के लिए मजबूर किया है, वो ईगो ने किया है। नियंत्रित जो किया है वो जो है ईगो ने किया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ व्यक्ति उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये नहीं जानता। विवेक, अविवेक इत्यादि का संबंध इसमें नहीं होता है। इसका उद्देश्य सुख प्राप्त करना है केवल। इसका उद्देश्य क्या है? केवल सुख प्राप्त करना है। जो असंगठित आक्रामकता होती है उनसे युक्त और नियम कानून इत्यादि को नहीं मानता है ये ईद, है ना। यह छोटे बच्चों में शैशवा काल में पाया जाता है। कहाँ, कौन सी स्टेज में पाया जाता है ये? शैशवा काल में पाया जाता है ये ईद। किस में पाया जाता है? शैशवा काल में पाया जाता है। हमारे अंदर का पशुवत बिहेवियर करता है ये ईद। मनुष्य का नियंत्रण ना हो पाना, मनुष्य का नियंत्रण ना हो पाना ईद पर आता है। काम प्रवृत्ति का भंडार होता है इसमें। इच्छाओं की जननी है ये, इसे इच्छाओं की जननी कहा जाता है। अतृप्त इच्छाओं का भंडार भी हम कह सकते हैं इसे। अतृप्त इच्छाओं का भंडार भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसको ईद कहते हैं। दूसरी बात, ईगो। ईगो क्या होता है? अहम बोलते हैं इसको। ये वास्तविकता से, जी, ईद वाला बताया भाई, क्या पढ़ा आपने? इदम और ईद दोनों एक ही है, इसमें अलग अलग का है। इदम अलग है और ईद अलग है क्या? इदम और ईद, ईद इंग्लिश में बोलते हैं, इदम हिंदी में बोलते हैं। बात दोनों एक ही। ठीक है। हेलो, हाँ, ये दोनों बात एक ही है। ईद और ईदम एक ही बात है। दोनों की बात मैंने एक ही मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है। ईगो का मतलब होता है, ईगो का मतलब होता है अहम। ठीक है, दोनों एक ही हैं, अहम भी और ईगो भी। ये वास्तविकता को रिलेट कराता है। और ये वो कौन से अवस्था में पाया जाता है? ईद सरसों अवस्था में। भाई बोला करो ना। और ये कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? बाल्यावस्था में। हाँ, ये बाल्यावस्था में हमें देखने को मिलता है, ये बाल्यावस्था में। उचित अनुचित का समायोजन इसमें होता है ना। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस तरीके की
चीज़ें हमें देखने को इसमें मिलता है, उचित और अनुचित। इसमें अगर हम बात करें, सोचने का तरीका परिस्थितियों के द्वारा विकसित होता है। तो जो सोचने का तरीका है, जैसी कंडीशन होगी उसी के आधार पे क्या होता है, इसका डेवलप होता है। अहम को आदमी के भीतर आदमी के रूप में समझ सकते हैं। अहम को हम आदमी के भीतर आदमी के रूप में समझ सकते हैं। व्यक्तित्व का निर्णय लेने वाला पहलू माना जाता है इसको। ये बेसिकली चेतन में, अर्धचेतन में और अचेतन में आंशिक रूप से होता है। ये चेतन में, अचेतन में, अर्धचेतन में आंशिक रूप से होता है। ठीक है, ये बात है क्या। और ईद में जो होता है वो अचेतन ही होता है, याद रखेंगे ये चीज़, अचेतन ही होता है। अहम द्वारा मन के तीन स्तरों का ही निर्णय लिया जाता है। अहम के द्वारा ही जो मन के ये 3 स्तर आप पढ़ रहे हैं ना, इसी की देन है, यही मॉनिटर है, इसी का देन है। ये वास्तविकता पर आधारित है, बात याद रखिएगा आप सभी लोग। मानवतावाद, ये मानवतावाद से संबंधित है। किससे? मानवतावाद से, हाँ, से संबंधित है, याद रखेंगे आप सभी लोग, मानवतावाद से संबंधित है ये। ठीक है, और उसके बाद एक आता है सुपर ईगो। एक आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? ये आदर्शवादी सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है ये? आदर्शवादी सिद्धांत है। वास्तविकता का जो सिद्धांत था वो ईगो था, और जो सुखवादी का सिद्धांत था वो ईद था, और यहाँ पे आदर्शवादी है। यहाँ बेसिकली क्या है, जो ईद है और जो ईगो है, इन दोनों को नियंत्रित करता है ये। ईद और ईगो को नियंत्रित करता है ये। नियंत्रित इन दोनों कौन करता है? सुपर ईगो करता है। और यह पूरी तरह से सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित है। किस पर आधारित है ये? सामाजिकता, नैतिकता पर आधारित है। यहाँ देखिए, चेतन मन से, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये चेतन मन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आंशिक रूप से आपने देखा, अहम में तीनों में पाया जा रहा था ना, अर्धचेतन भी जुड़ा हुआ है। अर्धचेतन मुख्य रूप से ईगो में आता है, अचेतन और चेतन आंशिक रूप से होते हैं। और फिर जो अचेतन होता है वो ईद में होता है, और यहाँ पे जो होगा वो चेतन होगा। चेतन सुपर ईगो में होता है। और इसमें किसकी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो देवत्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी प्रवृत्ति पाई जाती है? देवत्व की प्रवृत्ति पाई जाती है इसमें। ठीक है, इसमें कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? देवत्व प्रवृत्ति पाई जाती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देवत्व प्रवृत्ति जानते हैं आप लोग क्या होता है? नहीं पता, बताते भी तो नहीं हो आप जी। ओके, देवत्व प्रवृत्ति, हाँ, देवी देवता से आप रिलेट करिए ना। देवत्व प्रवृत्ति है ना। जब चेतन मन, आदर्शवादी, नैतिकता, क्या गलत है क्या सही है, क्या उचित क्या अनुचित है ना, सुपर ईगो है, परा अहम है, भाई किशोरावस्था में पाया, सही कौन से अवस्था में पाया जाता है बताइए जरा। ये किशोरावस्था में पाया जाता है, ये किशोरावस्था में पाया जाता है। बाल्यावस्था में आपका ईगो हो जाएगा और शैशवावस्था में आपका ईद हो जाएगा, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अभी हम लोग फिर क्लास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिगमंड फ्रायड का टॉपिक भी समाप्त। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अगर बात करें तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी सिस्टम थ्योरी पर। सिस्टम थ्योरी पर बात करेंगे। बार्टोलोम्यूस सन 1940 में ये थ्योरीज आई थी, 1940 में। ठीक है, 1940 में, 1940 में बार्टोलोम्यूस के बारे में सिस्टम थ्योरी में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनका कल की क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे। 1940 में बार्टोलोम्यूस ने ये सिस्टम थ्योरी दिया था। ठीक रहेगा, बता दीजिए एक बार। चलिए, फिर उसके बाद अभी हम बात करते हैं 8:30 वाले। नहीं, इसके आगे सागर में क्लास नहीं होगी। इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं अभी उत्तराखंड मेडिकल सोसाइटी की क्लास के बारे में, लेकिन आप लोगों को मिलेगा वहाँ पर ये थोड़े सी कंटेंट। कारण ये है कि आज मैं हो सकता हूँ वहाँ पे दहेज प्रथा चलाऊँ। आज दहेज प्रथा हो सकता है वहाँ पे आज स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन करिएगा 8:30 वाली क्लास को भी। जी।